Hello, my dear students. You are welcome to my YouTube channel RDX Chemistry. जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी में भारत के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, जिसके कारण हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल करके ये बताया कि सर पढ़ाई में बहुत सारी कठिनाई हो रही है, किस तरह से पढ़ें। तो इसी के कारण मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज से पर डे एक वीडियो बनाया जाए, जिससे सभी बच्चे को हेल्प मिल सके और सभी बच्चे आसानी से पढ़ सके। तो इसी को देखते हुए हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का चौथा चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कार्बन तथा उसके यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो इसीलिए हमें कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। तो इसलिए आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान का परिचय। कार्बनिक रसायन विज्ञान क्या होता है, और आज से करीब यानी कि हम कह सकते हैं प्राचीन काल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन को किस तरह से परिभाषित किया जाता था, और अभी इस समय कार्बनिक रसायन को एक नए सिरे से परिभाषित किया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसको समझिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बनिक रसायन विज्ञान। प्राचीन काल में लोग जानते थे प्रकृति में पदार्थों का मुख्य स्रोत खनिज, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत है। इन पदार्थों को स्रोतों के आधार पर मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया, जिनमें से पहला था कार्बनिक यौगिक। इंग्लिश में इसे बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा था अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक की अगर बात किया जाए तो जो यौगिक सजीव शरीर से प्राप्त किए जाते थे उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, प्रोटीन, वसा, तेल एटसेट्रा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इन सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता था उसे कार्बनिक रसायन विज्ञान कहा जाता था, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था।
वहीं दूसरी ओर अगर हम अकार्बनिक यौगिक की बात करें तो अकार्बनिक यौगिक को किस तरह से परिभाषित किया जाता था। अकार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक जो खनिज या पत्थर जैसे निर्जीव पदार्थों से प्राप्त किया जाता था, उसे अकार्बनिक यौगिक कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, साधारण नमक, संगमरमर, इन्हें अकार्बनिक यौगिक कहा गया। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इन सभी पदार्थों का या इन सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता था, वे अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाए। तो उस समय कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को इस तरह से परिभाषित किया जाता था। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, कार्बनिक यौगिक में कहा कि जो यौगिक सजीव शरीर से प्राप्त किया जाता था, जो यौगिक सजीव शरीर से प्राप्त किया जाता था उसे अकार्बनिक यौगिक कहा गया। यानी कि सजीव शरीर से प्राप्त का मतलब ये हुआ जो यौगिक वनस्पति जगत या प्राणी जगत से प्राप्त किया जाता था। यानी कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत ये दोनों सजीव कहलाता है। इसीलिए वनस्पति जगत या हम इस तरह से कह सकते थे जो यौगिक वनस्पति जगत या प्राणी जगत से प्राप्त किए जाते थे उन यौगिकों को उस समय कार्बनिक यौगिक कहा गया। और इन पदार्थों का रसायन विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहा गया। ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से पूछे ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, तो वो आपसे कहेगा ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक। लेकिन आप ये समझिए इसका इतना साधारण मीनिंग नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग वास्तव में क्या होता है वो समझिए। ऑर्गेनिक शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जैविक स्रोतों से प्राप्त। इसी कथन के आधार पर उन्होंने बतलाया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीव शरीर में उपस्थित दैविक शक्ति के अदृश्य क्रियाकलाप के द्वारा हुआ है। जीवन शक्ति सिद्धांत में बर्जिलियस महोदय ने सबसे पहले ये बताया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीव शरीर में उपस्थित दैविक शक्ति के अदृश्य क्रियाकलाप के द्वारा हुआ। तो ये जो कथन था, ये जो सिद्धांत था उनका, क्या ये सही है?
तो इसको समझने के लिए हम जस्ट इसके बाद जो टॉपिक होगा उसको हम समझेंगे, तब वहाँ से पता चल जाएगा आपको ये जो सिद्धांत था सही था या गलत हो गया। इनका दूसरा सिद्धांत था, यानी कि दूसरा कथन था, कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। इन्होंने अपना दूसरा कथन में इन्होंने बतलाया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। इनका तीसरा कथन था, तीसरी बात इन्होंने कहा अपने जीवन शक्ति सिद्धांत में कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीव स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था इनका जीवन शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये जो तीनों सिद्धांत है, ये तीनों सिद्धांत आगे जा कर के समाप्त हो गया। और देखिए किस तरह से ये तीनों सिद्धांत समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत, डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। सन 1815 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक बॉहलर पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि जब हम प्राचीन काल की बात कर रहे थे तो उस समय भी कार्बनिक यौगिक में यूरिया आया था, लेकिन जब बॉहलर महोदय ने 1815 ईस्वी में यूरिया बनाया तो ये पहला कार्बनिक यौगिक कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि उस समय जो कार्बनिक यौगिक था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था यूरिया, वो सजीव स्रोतों से प्राप्त था, यानी कि वो मनुष्य के यूरिन यानी कि पेशाब जो होता है उसी में पाया गया था यूरिया। तो वो सजीव स्रोतों से प्राप्त यूरिया था। और यहाँ पर जो यूरिया बॉहलर महोदय ने बनाया, ये पहला कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में बनाया गया। इसी प्रकार से जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हो जाता है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और जान लेना चाहिए कि बॉहलर महोदय जो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया था प्रयोगशाला में, वह किस प्रकार से किया था। तो उन्होंने क्या किया, यूरिया को बनाने के लिए सबसे पहले अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को मिश्रित कर गर्म किया तो प्राप्त हुआ अमोनियम साइनाइड। फिर इस अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, यानी कि NH4CNO को जब गर्म किया गया तो इस प्रकार से यूरिया का निर्माण हुआ, NH2CO NH2, यानी कि यूरिया का निर्माण हुआ। तो इस तरह से बॉहलर महोदय पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया और इस प्रकार से जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत क्यों होता है।
अंत होने का मुख्य वजह ये था कि उन्होंने कहा था कार्बनिक यौगिक केवल जीवित स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड ये जीवित स्रोत से प्राप्त नहीं है। तो अब ये जो अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम सल्फेट जो है, इसको सबसे पहले क्या किया गया, गर्म किया गया और अमोनियम साइनाइड बना। अमोनियम साइनाइड को जब फिर से गर्म किया गया तो यूरिया बना। ये जो यूरिया है ये कार्बनिक यौगिक बना। तो इसका मतलब ये भी होगा कि जब इस कार्बनिक यौगिक यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया गया होगा तो इसे किसी व्यक्ति ने देखा, ये जो बॉयलर महोदय थे इन्होंने देखा होगा कि यूरिया किस तरह से बन रहा है। तो उन्होंने कहा था कि बर्जिलियस महोदय ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण दैविक शक्ति के अदृश्य क्रियाकलाप के द्वारा हुआ। लेकिन यहाँ पर अदृश्य नहीं है, दृश्य है, बिल्कुल दृश्य है, क्योंकि बॉयलर महोदय कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया होगा तो उसमें बनते हुए देखा गया होगा। और ये यूरिया का निर्माण जीवित स्रोत से प्राप्त नहीं है, यहाँ पर मृत स्रोतों से प्राप्त किया गया है। तो इस प्रकार से जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हो जाता है। पुनः 1845 ईस्वी में हरमन कोल्बे, या इसको लिख सकते हो कोल्बे महोदय ने दूसरा कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। इन्होंने एसिटिक अम्ल का निर्माण किस तरह से किया ये समझिए। इन्होंने क्या किया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोजित कर गर्म किया, तो इस प्रकार से एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा कार्बनिक यौगिक क्या था जो प्रयोगशाला में बनाया गया, तो आप कहेंगे यूरिया, एसिटिक अम्ल CH3COOH।